नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुन लिया गया है। एनडीए की बैठक के बाद साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद पर आसीन होंगे। हालांकि इसके पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार यानी कि 4 जून को घोषित किए गए और चुनाव में एनडीए गठबंधन को सबसे अधिक सीटें मिली है। हालांकि चुनावी नतीजे आने के बाद एनडीए में प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर 24 घंटे तक चला सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन तब जब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही एनडीए में बने रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास अपनी महज 240 सीटें हैं और बहुमत के लिए उसे 32 और सीटों की जरूरत है। टीडीपी और जेडीयू मिलकर 28 सीटें जीत चुकी हैं। चिराग पासवान के पास 5 सीटें हैं। कल एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, जिसके लिए यूपी के सीएम योगी आज ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। बता दें कि कल ही एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश करेगा और 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं। वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। तो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। आज अहम बैठक होने जा रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एनडीए गठबंधन को देखिए सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन इस बार बड़ा नुकसान भी उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा और कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही अब एडजस्ट कर चलना पड़ेगा। 8 जून को शपथ ग्रहण संभव बताया जा रहा है। फिलहाल उसको लेकर भी देखिए बैठकें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का साथ बना रहा तो राहें आसान होंगी। हालांकि आसान तब भी नहीं होंगी, क्योंकि अब उनकी ओर से जो उनकी डिमांड लिस्ट है वो लगातार सामने आती जा रही है, जो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। तो देखिए ये जो अहम चीजें हैं वो बहुत कुछ कह रही हैं और इसी पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे। और आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ से। बहुत स्वागत आलोक जी आपका। आलोक जी देखिए, नेता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है, यानी साफ हो गया है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस बार नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू को मना कर रखना होगा, जो आदत अब तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं रही, क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार में रही। लेकिन इस बार बिना उनके साथ के सरकार बना पाना संभव नहीं है। तो इस कार्यकाल को आप किस तरीके से देख रहे हैं और ये जो बैठकें हो रही है फिलहाल इन पर क्या कुछ कहेंगे? एनडीए की जो सरकार इस बार बनने जा रही है वो जो पिछले 10 सालों से मोदी सरकार जो चल रही थी वो हनक तो शायद नहीं दिखेगी इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी उसमें शामिल हैं, उस घटक दलों में। और ये दोनों ही बड़े नेता हैं और खासकर इसमें नीतीश कुमार जी, क्योंकि इन लोगों का एक अपना वजूद है और वो पार्टी में दबाव बना के रखेंगे कि कैसे हमको सीटें मिले, हमारे कैसे जो हमने वादे किए, जो हमारे जो अपने जनता के बीच के कहने जो हमने बातें की थी उनको कैसे लागू करें। तो ये जो बड़ा एक चैलेंज होगा मोदी सरकार के लिए, क्योंकि अभी तक जो 10 सालों में देखा गया कि वहां पे मोदी का एजेंडा ही चलता था। तो अब ये थोड़ा सा कठिन दौर होगा कि अब क्या मोदी का एजेंडा चल पाएगा या नीतीश कुमार जैसे नेता उनके इस एजेंडे पर रोक लगाने में या उसको ब्रेक लगाएंगे और एक कोई कॉमन एजेंडा तैयार करवाएंगे। ये एक बड़ी बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी हो या चंद्रबाबू नायडू हो, जब चुनाव लड़ रहे थे तो इन लोगों ने जनता से अलग अलग वादे किए थे। किसी ने मुस्लिम आरक्षण की बात की थी, किसी ने जातिगत गणना की बात की थी। तो ये भाजपा इनसे दूर भाग रही थी। तो अब जब चूंकि वो दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में शामिल है, तो अब वो कैसे उन वादों को फेस करेंगे, कैसे उन वादों का निपटारा करेंगे, ये बड़ी बात होगी। लेकिन एक बात और देखिए कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी के साथ में 2 और दल गठबंधन में शामिल थे। वैसे तो 3 थे, अनुप्रिया पटेल की पार्टी भी शामिल थी, लेकिन निषाद पार्टी और राजभर की पार्टियां भी शामिल थी, जहां दोनों के बेटे चुनाव हार गए। लेकिन जो कल बैठक हुई उस बैठक में उन दोनों नेताओं को के चेहरे नहीं दिखाई दिए। ये एक बड़ा संकेत है कि यूपी में कि क्या एनडीए का जो गठबंधन है या घटक दल है, क्या उनमें इन दोनों को महत्व खत्म कर दिया गया है? क्या इनको नहीं बुलाया जाएगा? ये
ये बड़ी बात है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल भी वही घटक दल में थी और उनको बुलाया गया, वो मीटिंग में शामिल हुई, उनका चेहरा दिख रहा था। लेकिन ये दोनों बड़े राजभर और निषाद, ये दोनों नेता उस बैठक में नहीं दिखे। ये एक क्या संकेत जा रहा है ये समझ नहीं पा रहा हूं मैं, क्योंकि यूपी में बड़े दोनों थे और नेता, और दोनों का ही अपना एक वोट बैंक था, भले ही वो अपने बेटों को नहीं जिता पाए। तो कहीं ना कहीं एक बात तो है कि इस तरह के जो मंथन चिंतन जो भाजपा कर रही है उसमें इन लोगों का महत्व तो कम हुआ है। और अनुप्रिया पटेल की भले ही उनकी एक सीट कम हुई, लेकिन उसके बाद भी उनका जो कद था वो बरकरार है और उनको बैठक में शामिल किया गया। बिल्कुल, ये अपने आप में देखिए बड़ी बात है। लेकिन आलोक जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने नतीजों के दिन सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी सामने आए, उन्होंने जो उनको सीटें मिली ज्यादा बढ़कर मिली, इसको लेकर खुशी जाहिर की। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही काफी हद तक ये साफ हो रहा था कि अभी फिलहाल सरकार बनाने तो इंडिया गठबंधन नहीं जा रहा है। और इंडिया गठबंधन की कल जब बैठक हो रही थी, तब जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप सरकार बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये सही वक्त कब आएगा? जब एनडीए नीतीश बाबू या चंद्रबाबू नायडू को साध नहीं पाएगा, क्या उस वक्त के इंतजार में फिलहाल आपको इंडिया नजर आ रही है? क्योंकि मुश्किल एनडीए के लिए भी इन सभी को समेट कर रखना बहुत है, और नीतीश बाबू ने जिस तरीके से बड़े मंत्रालयों की डिमांड कर ली है, उसके बाद तो मुश्किलें और जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जी गरिमा जी, देखिए चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, इन लोगों की पार्टियां जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उसमें शामिल रहे। लेकिन उस दौरान की जो भाजपा और आज मोदी की भाजपा में जमीन आसमान का अंतर है। तो इस मोदी की भाजपा में ये दोनों नेता अपने को कैसे फिट कर पाएंगे, या मोदी का जो नेतृत्व है या मोदी की जो भाजपा है वो इन दोनों नेताओं के ऊपर कैसे अंकुश रख पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि नीतीश जैसे नेता जो वक्त पे कब पलट जाएंगे पता नहीं होता है किसी को, क्योंकि बिहार में वो कई बार पलटी मार चुके हैं और तेजस्वी जी कह भी चुके हैं कि चाचा कब पलटी मार के इधर आ जाएंगे ये अभी बताया नहीं जा सकता। तो मुझे जो लगता है कि शायद इंडिया गठबंधन एनडीए की सरकार बनने के बाद जो उनके अपने एजेंडे हैं उसको लेकर के शायद खींचतान मचे, और उस खींचतान के बाद शायद इंडिया गठबंधन इंतजार कर रहा है कि उसके बाद वो नीतीश कुमार जी और इस बार तोड़फोड़ करना आसान है। इस बार तोड़फोड़ करना आसान है क्योंकि बीजेपी भी कहीं ना कहीं देखिए संभाल कर समेट कर रखना चाहेगी और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन सेंधमारी की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि नीतीश बाबू जिस दिन नतीजे सामने आ रहे थे, लगभग जब तक साफ हो रहा था कि अब एनडीए को पूर्ण बहुमत तो नहीं मिल रहा है, उस वक्त ही जेडीयू के एक प्रवक्ता की ओर से बयान दिया जाता है कि भला नीतीश कुमार से अच्छा प्रधानमंत्री कौन होगा। इस बयान के क्या मायने हैं? कहीं ना कहीं हिंट उन्होंने इंडिया गठबंधन को दी क्या? जी बिल्कुल, उन्होंने देखिए उनके नेताओं ने एक रास्ते को छोड़ रखे हुए हैं, चाहे इंडिया गठबंधन के लिए हो चाहे वो राजग के लिए हो। तो ये बात, और नीतीश जी बहुत बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं और उनको अपना नफा नुकसान दिखता है, और नफा नुकसान देख के ही वो राजग में हो या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। जब तक उनको लगेगा कि राजग गठबंधन में उनका मान सम्मान और उनका फायदा दिख है तब तक तो वहां रहेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात और भी है गरिमा जी कि राजग गठबंधन में जो मुखिया है आपके नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी, ये दोनों नेता भी इतने परिपक्व नहीं है कि जो इतने आसानी से सरकार जाने देंगे। क्योंकि उनका जो पिछले 10 सालों का इतिहास देखिए, चाहे वो महाराष्ट्र का देखिए, एनसीपी को उन्होंने 2 फाड़ करवा दिया, शिवसेना को उन्होंने 2 फाड़ करवा दिया। वो बात अलग है कि वहां पे शिवसेना फिर से वजूद में आई। लेकिन मुझे जो लगता है कि जितनी सीटों को लेकर के राजग को आज बेचैनी हो रही है और नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को उनको उनकी बातों को सुनना पड़ रहा है, उनके मान सम्मान को रखना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। तो मुझे लगता है कि उतने सांसदों की व्यवस्था करने के लिए कुछ समय का वो इंतजार कर रहे हैं, और कुछ समय इंतजार में वो ऐसे सांसदों उसमें जिसमें निर्दलीय भी हैं और शिवसेना के भी कुछ सांसद हैं, उन सांसदों को शायद वो अपने यहाँ शामिल करके इनके दबाव को कम करने का प्रयास पूरा करेंगे। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। देखिए, ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि नतीजों के बाद अब सीएम की बैठक भी होने वाली है। तो एनडीए की बैठक के बाद तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। फिलहाल बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और एनडीए गठबंधन को मिली सबसे ज्यादा सीटें। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार बिहार से चंदन मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। अब उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद आलोक जी के पास में जाएंगे।
चंदन जी, बिहार ने इस बार कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ली है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो कहते हैं ना कि अब बिहार किंग मेकर, तेजस्वी यादव तो कह भी रहे हैं कि बिहार किंग मेकर के तौर पर काम कर रहा है। किस तरीके से देख पा रहे हैं आप नीतीश कुमार के रवैये को, और क्या लग रहा है नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा? देखिए गरिमा जी, ये जो चुनावी गठबंधन बना था, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में बनना चाहते थे, उन्होंने जो शुरुआत की थी तो उसे लोगों ने शुरू में तो लिया, गठबंधन की बैठकें आगे बढ़ी और कांग्रेस जैसे ही डोमिनेट हो गई उस पर, तो नीतीश कुमार जी को जो है इन लोगों ने किनारा कर दिया है। आपको याद होगा कि जो बम्बई में बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार जी मीटिंग खत्म होने के पहले ही निकल के चले गए थे। उसी समय से ये बातें चर्चा शुरू हो गई और ममता बनर्जी ने जब नाम लिया संयोजक के रूप में कौन होगा, तो उन्होंने खड़गे जी का नाम लिया। तो मतलब नीतीश कुमार की जो भूमिका थी वहां पे अब गौण हो चुकी थी, तो उन्होंने उसी समय मन बना दिया था, जिसका संकेत कई बार कई घटनाओं से मिला कि वो अब इंडिया गठबंधन के साथ में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। तो स्थिति ये बन गई। अब कि बिहार का चुनाव आप देखें तो बिहार में जो चुनाव हुआ उसमें भाजपा और जदयू मिलकर ही चुनाव लड़े। उनको लग रहा था कि उनकी सरकार जो है इधर उधर कर दी जाएगी, इसलिए वह बीजेपी से अलग हुए और आरजेडी के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया। लेकिन कह सकते हैं कि चुनाव के सर में जो स्वाभाविक गठबंधन बनता है तो वो एक उसकी तस्वीर अलग रहती है। आप बीच में तोड़ जोड़ के जो गठबंधन बनाते हैं तो उसकी यूनिविटी नहीं रहती। बिल्कुल। देखिए, प्री पोल अलायंस की कहीं ना कहीं, बिल्कुल, प्री पोल अलायंस जो होता है ना वो एक मजबूती तो दिखाता है, और अब जो स्थिति बन रही है बड़ी डामाडोल हो रही है। ना तो एनडीए आश्वस्त है नीतीश कुमार के पिछले रवैये को देखते हुए, और ना ही इंडिया गठबंधन को पूरा भरोसा है। नहीं, एक चीज गरिमा जी, मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इसमें नीतीश कुमार जो है एनडीए के घटक के रूप में चुनाव लड़े साथ में दोनों। उधर चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश में उनको अपनी सरकार बनानी थी, और वो 3 जो दल मिलकर लड़े चुनाव, उसका लाभ वहां पे मिला। ऐसा नहीं है कि अकेले चंद्रबाबू नायडू को ही समर्थक हैं, वहां सांसद की संख्या बढ़ी, चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी के भी 3 सांसद बने। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जब प्री पोल अलायंस था, उसके बाद जब गठबंधन यहाँ पे एनडीए का बना, इन लोगों ने सामूहिक बैठक की, मोदी जी को जब नेता चुन गया, तो इफ हर बट तो अब मुझे नहीं लगता है ऐसा होना है। और ऐसे भी अगर देख लें तो अपना स्वार्थ जैसे ना, राजनीतिक स्वार्थ होता है, नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से देना है, वहाँ पे बिहार उनका सुरक्षित रहे, वो आगे बढ़ता रहे, इस काम के लिए लगे पड़े हैं। अब बहुत होगा कि वहाँ पर एक स्पेशल पैकेज के मांग कर सकते हैं, और जो मंत्रिमंडल में जगह होगी वो अपने आंकड़ों के हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा। जिनके विधायक इतने होंगे सांसद, उसी हिसाब से उनको लोग कैबिनेट में जगह मिलेगी। चंद्रबाबू नायडू का एक जो सबसे बड़ा स्वार्थ है वो है कि नई राजधानी बनानी है, और नई राजधानी अभी तक, बिल्कुल सर, आपके पास लौटते हैं। ठीक है, अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं। आलोक जी, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए अभी नंबर जिसके ज्यादा है, राष्ट्रपति उसको मौका दे रहे हैं, फिर से गिनती बदल जाएगी तो किसी और को मौका देंगे। ये इशारा बहुत कुछ कह रहा है। क्या आपको लग रहा है कि इस बार का जो टेन्योर है ये पूरा 5 साल का चलेगा? जी गरिमा जी, अभी कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश जी के चेहरे की जो भाव गरिमा थी, वो चीजें बता रही थी कि वो बहुत आश्वस्त हैं, और उनको लग रहा है कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी बहुत ज्यादा समय तक वहां टिक नहीं पाएंगे, और अंततः इंडिया गठबंधन के पास ऑप्शन आएगा। और वो, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिसके पास गिनती होगी वो सरकार फिर शपथ ले लेगा, तो इसका मतलब शपथ तो वही ले पाएंगे जिनके पास नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जाएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है, चूंकि राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, और जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की पूरी टीम ने जिस तरह से एक काम किया, उससे बहुत से उनके अपने कार्यकर्ता तो नाखुश थे ही थे, विपक्ष के बड़े नेता या उनकी पार्टी के बड़े नेता भी उस कार्यों से नाखुश थे। तो ये एक आगे 5 साल में के बहुत लंबा समय है, अभी तो साल भर में ही पता चलेगा कि क्या जो गठबंधन बना है वो गठबंधन के सभी लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं। अगर नहीं होगा तो जो उनके पास एक ऑप्शन होगा,
क्योंकि नीतीश जी इस ऑप्शन में बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता, और इंतजार कर रहे हैं कि वहां सरकार का गठन हो। गठन होने के बाद जो उनके कार्यक्रम है, उनकी जो योजनाएं हैं, उस पे उन नेताओं में आपस में खींचतान शुरू हो और उसका वो फायदा उठाएं। बिल्कुल। तो देखिए, खींचतान जो है वो शुरू हो, ये आपने कहा, लेकिन खींचतान शुरू होने की कई बड़े मुद्दे भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड चाहे वो टीडीपी की ओर से हो या फिर जेडीयू की ओर से हो, दोनों की ओर से की जा रही है। बड़े मंत्रालय हैं सर, कृषि, वित्त, इन बड़े मंत्रालयों की मांग कर डाली है नीतीश बाबू ने। चंदन जी का रुख कर लेते हैं। चंदन जी, लग रहा है कि ये जो एडजस्टमेंट है, कोशिश की जा रही है बनाने की, वो बन पाएगा? क्योंकि बड़े मंत्रालय बीजेपी देगी। थोड़ा इसे हम उलट के समझें। आज जो लोग एनडीए गठबंधन को लेकर डाउट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन कितना दल के लोग शामिल हैं पता है ना? कांग्रेस 99 पे है ना? समता पार्टी 33-34 सीटों पे है, 36 सीटों पे, और लालू जी की पार्टी 4 सीट पे है। तो जितने छोटे छोटे घटक वहां पर हैं, तो ये लोग वहां जाएंगे तो क्या स्वागत माथा पे चढ़ा कर रखेंगे इनको वहां पे? सबको अपना अपना स्वार्थ है वहां पे भी। वहां जितनी लड़ाई हो सकती है उससे कम लड़ाई यहाँ पे होगी। लड़ाई भी नहीं होगी। मुझे लगता है कि जिस ढंग से, देखिए, कोalition का एक तो अपना धर्म होता है, और धर्म उस आधार पर तय होता है कि आप उन एक शर्तों पर काम कर सकते हैं। आज जिस ढंग से इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का आप पूरा फॉर्मेट देख लें। उस फॉर्मेट देखने के बाद से आपको लगेगा कि ये दोनों सज्जन अगर वहां चले जाएंगे तो इनको कोई ऐसा नहीं है कि माथा पे चढ़ा के रखेंगे। ये भी वही डिमांड रखेंगे जो यहाँ रख रहे हैं। नहीं, और फिर देखिए, हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए वहां पर झगड़े और ज्यादा हैं। तब झगड़े जब ज्यादा वहां है, उनका तो नंबर भी नहीं पूरा होगा। ये दोनों भी चले जाए तो भी नंबर 273 नहीं आता है। मैं बता दूं आपको, जोड़ के देख लें आप। 28 अगर ये दो लोग चले भी जाएं तो भी 273 नहीं आएगा उनका। सबसे बड़ा संकट तो ये है। उसके बाद उन्हें 10 और लाने पड़ेंगे। नहीं तो चंदन जी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी उसी बात पर अटके हुए हैं क्या? नीतीश कुमार को संयोजक बनाकर कहीं ना कहीं जेडीयू के लोग कह रहे थे कि भाई संयोजक पद से कुछ नहीं होगा, नहीं चाहिए, यानी प्रधानमंत्री पद का पूरी वो लगा रखी है। संयोजक पद देने में इन लोगों ने इतना नाटक दिया ही नहीं। सर, संयोजक ही तो दे रहे थे, तो नीतीश को लगा कि कहीं ऐसा ना हो संयोजक पद देकर ही संतुष्टि करनी पड़ जाए। कब दे रहे थे? जब वो वहां से गठबंधन से हट चुके थे, तब उन्होंने ऑफर किया। समझ गए? ये लोग बहुत बड़े। कांग्रेस किसी को अपने सामने, कांग्रेस का इतिहास है मैडम। लेकिन राहुल गांधी तो पहले ही कह रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब ये बैठकें हो रही थी, जब नीतीश जी अलग जा रहे थे, उस दौरान भी राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया था कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। यहाँ तक कि खड़गे साहब ने भी कहा कि संयोजक भी नीतीश जी को बनाया जाए। राहुल गांधी के कह देने से, राहुल गांधी के क्यों लड़ रहे हैं चुनाव, क्यों नेता बनना चाह रहे हैं? उनके कह देने से हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लोग मान लेंगे। उनके चमचा अगल बगल जो बैठे रहते हैं, उनके सलाहकार, उनको क्यों दौड़ा रहे हैं यहाँ से वहां? भाई ये सब कहने की बात है। और कांग्रेस तो पुरानी पार्टी है जिसने कितनी सरकारें, चंद्रशेखर की सरकार बना के गिराया। अगर नीतीश जी चंदन जी, क्योंकि आप बिहार से हैं, आप बेहतर बिहार की पॉलिटिक्स को समझते होंगे, मैं आपसे बहुत आसान तरीके से पूछूं, नीतीश जी एनडीए के साथ रहे तो कितने दिन रहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं नीतीश जी का जो पिछला इतिहास रहा है, उसके हिसाब से कितने दिन तक उनके साथ रहने वाले हैं? ऐसा नहीं है। नीतीश जी वाजपेयी जी के साथ 5 साल सरकार में थे कि नहीं थे ना वहां पे? लेकिन सर, अब तो नीतीश जी जिधर फायदा होता है उधर ही जाते हैं ना। मुझे लगता है पलटू राम नाम सिर्फ राजनीति में उनको ही दिया गया। हम मीडिया वालों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग चीजों को उलट के देखते हैं। इनकी बेचैनी देखिए कांग्रेस और गठबंधन की। इनके पास, किसी के पास 3 अंक का आंकड़ा नहीं चले सरकार बनाने के लिए। भाई आपके पास 260-70 होता तो आप जाहिर है कि आप सरकार बनाने के लिए पहल करते हैं। यहाँ तो आपको भानुमति का कुनबा से भी बड़ा कुनबा जोड़ना पड़ेगा, तो भी सरकार नहीं बन पाएगी 273। और दिक्कत क्या है कि ये लोग मोदी को पचा नहीं पा रहे हैं कि फिर मोदी कैसे आ गया। यही राहुल गांधी चीख चीख कर बोलते थे कि 4 जून को मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। नहीं, अब सर देखिए आप जिस नजर से देख रहे हैं उसी नजर से तो फिर बहुत कुछ मोदी जी भी कहते रहे ना, अब की बार 400 पार, ये कहाँ चला गया? तो हवा में उड़ गया। बिल्कुल, उन्होंने कहा नहीं मिला तो उन्होंने ये नहीं कहा ना कि भाई हम उसके लिए जहां पर गड़बड़ी है, जहां पर कमी है, वो तो उनको स्वीकार करना पड़ा, कर ही रहे हैं। भाई इनके बीजेपी के नेता, कोई महाराष्ट्र के नेता आज इस्तीफा दे रहे हैं कि भाई हमारी गड़बड़ी हो। आज क्यों राहुल गांधी के पार्टी के कितने लोग ऐसे हैं
जो बता सकेंगे कि हाँ साहब हम सरकार नहीं बना पाए, मोदी जी तो रह गए। चंदन जी, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि देखिए ये जो नतीजे सामने आए हैं, इसके बाद खुद कई बड़े नेताओं ने ये कहा कि कांग्रेस एक थी, कांग्रेस से अब एक है, कांग्रेस पर आ गए हैं, यानी कांग्रेस का पुनर्जन्म हुआ है। कांग्रेस भी इस बात को स्वीकार कर रही है कि एक नई आशा, एक नई उम्मीद के साथ हम दोबारा से अब काम करेंगे। तो सर वो जो एक साइकोलॉजी होती है ना, माइंडसेट होता है आम जनता के बीच में, वो बहुत जल्दी बदलता है। ये आप भी जानते हैं कि 19 और 14 में नजर डालेंगे तो जो मोदी लहर हुआ करती थी वो 24 आने तक बहुत कम हो गई या खत्म हो गई, कहेंगे तो गलत नहीं होगा। ऐसा है ना कि अगर खत्म हो गई रहती तो 240 सीट बीजेपी को नहीं आती, तब तो बीजेपी 100 के नीचे रहती जैसा कांग्रेस है। 15 साल हो गए सर, लेकिन ग्राफ कुछ कहता है या नहीं कहता? ग्राफ कहता है कुछ या फिर नहीं कहता? भाई ग्राफ क्या कहता है? 2014 में कितनी सीटें आई थी बीजेपी के, आप जोड़ लीजिए। नहीं तो 19 से कम नहीं हुई सीटें, 19 से कम नहीं हुई। पहले तो पूर्ण बहुमत से लगातार थे ना, अब इस बार नीतीश बाबू के साथ की जरूरत कितनी ज्यादा है? 10 साल में किसी भी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतना प्रभावी हो जाता है तो सत्ता से बाहर कर देता है, लेकिन सत्ता से बाहर तो नहीं कर पाया। आज भी कांग्रेस सीख रही है। और सर देखिए, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब प्रधानमंत्री जी इस कार्यकाल में अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं या कोई भी बनता है, तो उन नारों को जस्टिफाई आप कैसे करेंगे? जब पूछेगा विपक्ष कि भाई अब की बार, तब आप कैसे बोलेंगे 400 पार? या ये तो जो प्रधानमंत्री जी लगातार जनसभाओं में कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी रहता है, वो खुद को एक अकेला कहते थे ना, लेकिन अब एक अकेला नहीं है सर, एक अकेला सरकार नहीं बना सकता। 240 के साथ में मोदी जी सरकार नहीं बना सकते। मैडम ऐसा है ना कि आप इसको ऐसे एनालाइज कीजिए कि विपक्ष की जितनी सीटें आई हैं सभी दलों को मिला के, उससे ज्यादा बीजेपी की सीटें भारी तो है ही अभी अकेला। नहीं सर, बिल्कुल ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल ज्यादा है, सरकार एनडीए बनाने जा रही है। लेकिन बात ये ना कि आप जिस ज्यादा की बातें कर रहे थे वो ज्यादा कहाँ है सर? ठीक है, विपक्ष भी तो कह रहा था कि 4 जून को प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी, 4 जून के बाद प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए उम्मीद तो आप अपनी जगह कहीं ना कहीं इस पर भी ठीक है कि इंडिया गठबंधन को इतनी सीटों की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन सर इंडिया गठबंधन ने बहुत कड़ी टक्कर दी है, बहुत मजबूत विपक्ष के तौर पर वो सामने आई। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी को देखें, कई जगह से साफ हो गई, सुपड़ा साफ है। 3 राज्य में भाजपा की सरकार बन रही है, इसको क्यों भूल रही हैं आप? ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसके पहले भी विधानसभा का चुनाव हुआ जहां पर उनकी सरकार थी, वहां पर उनको नुकसान हुआ, लेकिन देखिए लोकसभा में वो मजबूत हुए सर, ये स्वीकार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में देखिए महज एक सीट से वो 7 पर पहुंच गए, तो ये अपने आप में एक बड़ा नंबर नहीं है क्या? एक सीट से वो 7 पर है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश जैसा सूबा जहां मुख्यमंत्री भी बीजेपी का है, तो ये सब देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि वो 10 साल से सत्ता से बाहर है। अगर आप ये एंटी इनकम्बेंसी वाला फायदा दे रहे हैं बीजेपी को, तो नुकसान भी कहीं ना कहीं इनको हो रहा था 10 साल से सत्ता से बाहर होने का। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास, आलोक जी को जोड़ते जी। के लिए कांग्रेस देना कर 8,500 कहां से देती है? ठीक है, जो खटाखट देने वाले थे दें अभी कांग्रेस के लोग, वहां तो बैठे हुए हैं महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं आवेदन लेकर। तो आप झूठे वायदे क्यों करते हैं? अगर आप नहीं दे पाते तो ये तो आप झूठा वायदा किया आप लोगों ने, झूठा वायदा करके आप जनता का वोट छीना है, लूटा है, तो जनता मांग रही है ना, पैसे देंगे ना कांग्रेस वाले, तो यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास सर। मैंने भी कल कई सारे न्यूज़ चैनल्स पर ये रिपोर्ट देखी, लेकिन मुझे ये लगता है ना कि ये भी देखिए रिपोर्ट दिखाने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि कम से कम सरकार अगर कुछ कह रही है, मैनिफेस्टो आ रहा है, तो इसका मतलब स्वाभाविक तौर पर ये होता है कि जब वो सत्ता में आएंगे तब उस मैनिफेस्टो में लिखी हुई चीजों को पूरा करेंगे, ना कि चुनावी नतीजों में अगर हार मिलती है तो भी। ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अब अगर आम जनता नहीं समझ रही इस बात को, तो सर उसको बढ़ावा देना गलत है। ये तो आम जनता को भी समझना चाहिए। अब कोई शिक्षित नहीं है। ठीक है, संविधान बदल देंगे। ठीक है, आलोक जी को जो, आलोक जी काफी देरी हो गई। ठीक है सर, चंदन जी लौटेंगे। ठीक है, आलोक जी क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दिल्ली जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ है, जवाबदेही किसकी होगी इस बार उत्तर प्रदेश में इस नुकसान के लिए? गर्मा जी, एक बात मैं कह दूं, 2 बातें मैं पहले कह दूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि जिस तरह से अभी मिश्रा जी ने कहा कि लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लोग पहुंच गई, महिलाएं, और तो ये तो जाहिर बात आपने उसका जवाब दे दिया कि जब सरकार नहीं बनी तो वो कहां देंगे। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट देखिए कि आज लखनऊ में कितनी बड़ी संख्या में बेरोजगार जो 2 सालों से आवेदन के भटक रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। आज ही वो आंदोलन कर रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है ना।
सरकार तो उन्हीं की है, ये चाहे केंद्र में बनने वाली है और यूपी में तो और है आप ही है। तो पहले भी सत्ता में थे, अभी भी सत्ता में हैं। जी, तो जो सच है, दूसरी चीज क्या, और हम डबल इंजन जो भी चल रहा है हमारा सर, डबल इंजन भी चल रहा जो है। जी जी गरिमा जी, जो हाँ। दूसरी बात, जहां हमारा अपना वोट बैंक है, जहां हम मजबूत हैं, यूपी जिसके दम पे हम पूरे देश में बात करते हैं, हमारी वहां स्थिति क्या हुई। हम ये स्थिति जस्ट देखिए गरिमा जी, जिस तरह हम दक्षिण में तो बढ़ रहे हैं, ठीक लेकिन है। हमारा जहां वजूद था हम वहां घट रहे हैं। ये उसी तरह हो रहा है जिस तरह से जो भाजपा के अपने कार्यकर्ता थे वो तो किनारे होते जा रहे हैं, ठीक है। बाहर के लोग भाजपा में आते जा रहे हैं। हम्म। ये भाजपा का सबसे बड़ा कह लीजिए दुखदाई है कि जो हारने का कारण कह लीजिए कि जो भाजपा के अपने लोग हैं उनके अंदर बहुत निराशा थी, उनके अंदर भाजपा के नेताओं के प्रति आक्रोश था और ठीक है। उसका उन्होंने जो मतदान करके अपना जो आक्रोश था वो जाहिर किया कि आप बाहर के पूरे इतने नेताओं को लेते जा रहे हैं, जो भाजपा का मूल कैडर का नेता है, कार्यकर्ता है, उसको आपने किनारे कर दिया। और वही कारण है कि यूपी में जहां से आप 80 लोकसभा सीटें थी, आप 80 पे 80 का दावा कर रहे थे, वहां आप आधे से भी नीचे चले गए और आप दक्षिण की बात कर रहे हैं। तो जहां आपका पूरा वजूद था वहां तो फेल हो गए। ठीक बात है, ये तो चलता रहता है राजनीति में, कभी उधर फायदा मिलेगा तो इधर नुकसान होगा, इधर फायदा उधर। लेकिन दिल्ली में देखिए घटनाक्रम चक्र चल रहा है और यूपी के मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद वो आपस में बातचीत होगी, सभी मुख्यमंत्रियों को देखिए, भाजपा से मंथन बुलाया तो गया बहुत है लंबे वक्त तक कि चलेगा ना, कि मंथन आखिर ये होगा। जो नुकसान हुआ वो कैसे हुआ, जब हाईकमान को रिपोर्ट जाएगी जी उसमें क्या कुछ कहा जाता है यूपी की ओर से, ये देखना भी बहुत अहम होगा। खैर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी चर्चा को हमें यहाँ पर रोकना पड़ रहा है, वक्त की कमी है। और देखिए, 24 के चुनावी माहौल पर हम लगातार बात कर रहे थे, लेकिन अब नतीजों के माहौल को लेकर हो रही है बातचीत, क्योंकि नतीजों के बाद काफी हद तक तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। अब एनडीए गठबंधन को मिलजुल कर एडजस्ट कर सरकार बनानी होगी। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का साथ बना रहे, इसके लिए उनकी डिमांड लिस्ट को भी किस हद तक पूरी कर पाती है एनडीए, देखना बहुत अहम होगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।